नमस्कार दोस्तों, मैं राम राठौर आपका अपने YouTube चैनल गजेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और हिंदी में ये फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला से रिलेटेड काफ़ी मैंने पहले भी करा दिया पिछली वीडियो में। आप पहली वीडियो में आप देख भी सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ब्राह्म चिन्हों के बारे में बताऊँगा। ब्राह्म चिन्ह शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो के अंत तक देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं, ब्राह्म चिन्हों को बताते हैं कि ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं। ब्राह्म चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। लेखन करते समय जब हम पढ़ते या लिखते समय हमें कहीं रुकना पड़ता है तो वहाँ पर हम ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कई प्रकार के ब्राह्म चिन्ह होते हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्हों को लगभग 20 बताया है। तो पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर सभी ब्राह्मों को अंग्रेजी से हुआ माना है, ऐसा भी उन्होंने बताया है कि ब्राह्म चिन्हों को किस प्रकार से यहाँ दर्शाया गया है। तो हम यहाँ बताते हैं कि ब्राह्म चिन्ह कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ब्राह्म चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्हों को 20 बताया है तथा इसे अंग्रेजी से आया हुआ माना है। जैसे कि अल्पब्राह्म है, अर्धब्राह्म, पूर्ण ब्राह्म, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, निदेशक या सामाजिक चिन्ह, आश्चर्य विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, उपब्राह्म, अपूर्ण ब्राह्म, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक, लाघव चिन्ह, लोक चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक, तुल्यता सूचक और समाप्ति सूचक। इन सभी चिन्हों के बारे में मैं आपको पार्टिकुलर एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। जैसे अल्पब्राह्म है, अर्धब्राह्म है, इसे अपूर्ण ब्राह्म भी क्या कहा जाता है। ये पूर्ण ब्राह्म है। तो पूर्ण ब्राह्म तो आपने देखा ही हो, किसी साधारण वाक्य को अगर हम कहते हैं, कहते अगर हमारी बात पूरी खत्म हो जाती है तो वहां पर हमें पूर्ण ब्राह्म का प्रयोग करते हैं। अर्धब्राह्म, पूर्ण ब्राह्म, प्रश्नवाचक, ये सभी ब्राह्म चिन्ह हैं। इनका प्रयोग हम आगे बताते हैं। हमें एक एक करके इन सब के बारे में समझना है कि हमें किस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग करना है। तो अक्सर ये एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि चिन्हों का प्रयोग, ये चिन्ह कौन सा है, इसे कहाँ प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हमें कहाँ करना होता है, इन्हें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं कि इन के बारे में और इनकी परिभाषा सहित हम इसको समझते हैं और इसको एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पूर्ण ब्राह्म का मतलब क्या होता है, ये देखिए। पूर्ण ब्राह्म, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण ब्राह्म लगाने का अर्थ होता है कि वाक्य खत्म हो गया है। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाने का अर्थ यही होता है कि वाक्य खत्म हो गया है और मैंने अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। जिस प्रकार मैंने ये परिभाषा लिख दिया है उस और लास्ट में क्या लिखा है, पूर्ण विराम लग गया है। जैसे यहाँ कह सकते हैं कि राजा आज आगरा जाएगा, विराम, मतलब बात खत्म हो गई है। सेकंड है वह कल आ रहा है, वह कल आ रहा है, पूर्ण विराम, या बात खत्म हो गई है। इसी प्रकार से और भी कह सकते हैं कि आज क्लास चलने वाली है, विराम, मतलब बात खत्म हो गई है। नेक्स्ट देखिए, अर्धविराम क्या होता है। अर्धविराम का ये चिन्ह होता है कि अर्धविराम का ये चिन्ह है, यहाँ पर समझ लीजिए एक ऊपर बिंदु होगी और नीचे कोमा, मतलब इसे अर्धविराम भी कहते हैं। कि अर्धविराम जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य खत्म ना हुआ हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। मतलब जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो और वहां पर ये भी कह सकते हैं कि वाक्य खत्म ना हुआ हो, तो हमें अल्प विराम का प्रयोग, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम नोट में भी देख सकते हैं, पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से ज्यादा समय लेना पड़े, मतलब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से ज्यादा समय लेना पड़े, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पवन तो अच्छा लड़का है, यह हमने बात कर दी है कि पवन तो अच्छा लड़का है और अर्धविराम, किंतु उसकी संगत अच्छी नहीं है। मतलब पवन तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। जैसे मैंने अपना दोस्त समझा, पूर्ण अर्धविराम, वह आज दिन का सांप निकला। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा और अर्धविराम, वह आज दिन का सांप निकला। नेक्स्ट देखिए, अल्पविराम छोटा कोमा होता है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़े, मतलब जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए
जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम समय लेना हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि श्याम जरा इधर आना, ठीक है, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मतलब बाकी को हमें कहना पड़ता है नहीं ये काम मैंने नहीं किया है, तो ये भी कह सकते हैं नहीं कॉमा मैंने ये काम नहीं किया है, ठीक है। हमने यहां तक सीख लिया अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ तो इसमें हो गया। अब हम संख्याओं में भी कर सकते हैं, तारीख में भी कर सकते हैं, और बाकी की पुनरावृत्ति होती है, जब बार बार कोई वाक्य एक ही जैसा आता है तो वहां पर भी हम कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। पुनरावृत्ति ना हो या फिर थोड़ा भिन्न शब्द हो, उनके बीच में भी कॉमा का प्रयोग करते हैं या फिर अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किस जगह पे करते हैं? अंकों में करते हैं, जैसे कि नंबर लिखने में भी करते हैं, हाँ और नहीं में भी करते हैं। हाँ ये मैंने काम किया है, नहीं मैंने ये काम नहीं किया, अरे ये काम तुमने किया है, ठीक है। इस प्रकार से हम करते हैं। वाक्य शब्द की पुनरावृत्ति हो, भाग से आ रहा है, ठीक है। तारीख में भी कर सकते हैं, जैसे कि 23 जनवरी 1897, तो 23 जनवरी कॉमा या फिर अल्पविराम 1897, तो 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। मतलब 23 जनवरी 1897 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। हमें अल्पविराम जानना है कि अल्पविराम का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ पर किस स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्पविराम यहाँ तक फिनिश हो गया, ठीक है। जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कोई भी वाक्य होता है जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति आता है, किसी से प्रश्न पूछता है आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगना है, ठीक है। आपने आज क्या खाया है, तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। क्या आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगना है। तो जैसे कि क्या, कैसे, क्यों, कब इत्यादि ऐसे शब्द आ जाते हैं। कहीं पर भी किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द अगर दिखते हैं तो लास्ट में अंत में देख लेना प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो, तो अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका नाम क्या है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। मनीष दिल्ली से कब आया है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब वाक्य के अंत में ही लगना है। तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हमने सही जान लिया है कि आज मैंने देखा है कि पूर्णविराम, अर्धविराम, अल्पविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, इनका प्रयोग मैंने वाक्य के अंत में किया है, ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग मैंने वाक्य के अंत में किया है, और पूर्णविराम, अर्धविराम और अल्पविराम का प्रयोग हमने उसके भी नियम जान लिए हैं कि हमें इन चिन्हों का प्रयोग किस जगह पर करना है, ठीक है। आप देखते हैं जैसे 5वां है आश्चर्य विस्मयादि सूचक चिन्ह। आश्चर्य विस्मयादि सूचक चिन्ह, ये चिन्ह बना होता है, इसमें हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि शब्दों भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कि कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पर हम शोक जैसा व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर हम इस साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हमें कहीं खुशी मिलती है, यदि कोई चीज़ हम हर्षोल्लास से हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, ओह यह तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, यह तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, यहाँ पर हमने इस साइन का प्रयोग कर लिया है। जैसे कि वाह क्या सुहावना मौसम है। जैसे कि कोई चीज़ ऐसे देख लेते हैं तो वहाँ पर हम अरे वाह या वाह जैसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ, छी कितनी बकवास चीज़ है। मतलब जितनी भी चीज़ें होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, वहाँ पर हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। तो उनसे पहले किसी शब्द के साथ ये साइन का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ठीक है। अब 6वां आता है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम डैश बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह किसी को निर्देश देने के लिए हम इस निर्देश देने के बाद उस साइन का प्रयोग, निर्देश देने से पहले उस साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम किसी बात को दर्शाने के लिए इस प्रकार से, जैसे कि प्रधानाध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय का अवकाश है।
मतलब कल विद्यालय में अवकाश है, तो यहाँ पर हमने प्रधानाध्यापक के लिए ने कहा है कि कल विद्यालय में अवकाश है, तो यहाँ डैश का प्रयोग कर लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर हमने एक निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया है। मतलब इन लोगों ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, तो हमें यहाँ पर संयोजक चिन्ह, सामाजिक चिन्ह मतलब डैश का प्रयोग करना है। इसे ही सामासिक चिन्ह या संयोजक चिन्ह का भी कहते हैं। ठीक है, जैसे शब्द वाक्य की पुनरावृत्ति हो तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दो दो हाथ हो जाए, दो दो हाथ हो जाए, यहाँ पर हमने यहाँ पर संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। युग्मक शब्दों के साथ भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खेल में तो हार जीत लगी रहती है, तो हार जीत के बीच में यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, खाया पिया के साथ, अब तो मुझ पर खाया पिया नहीं जाता है, ठीक है, या तुम तो बहुत खाया पिया करते हो, तो यहाँ पर हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। उसी प्रकार से तुलनात्मक शब्द जैसे कि क्या है, सासी से इसके साथ जुड़े होंगे। झील सी आंखें, मतलब किसी तुलनात्मक किसी के कंपेयर कर दिया मैंने, किसी भी चीज से कंपेरिजन कर लेते हैं, तो झील सी आंखें मतलब किसी मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसकी बहुत प्यारी आंखें हैं या झील सी आंखें हैं। ये सागर सा हृदय, उसका बहुत बड़ा हृदय है, तो यहाँ पर सागर सा हृदय। चीते सी गति, ठीक है, उसकी जो गति है बहुत तेज है, मतलब चीते की तरह दौड़ता है, तो यहाँ पर हमने इस चीज का प्रयोग कर लिया, चीते सी गति, ठीक है, और सागर सा हृदय और झील सी आंखें। यहाँ पर हमने तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग कर दिया, इसके बीच में हमने क्या एक संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद आता है कोष्टक तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। छोटा कोष्टक हो गया, ठीक है, और बड़ा कोष्टक हो गया और मझला कोष्टक हो गया। तो इसका प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने या कुछ अधिक जानकारी बताने हेतु करते हैं। मतलब इसका प्रयोग किसी भी बात को या किसी भी एक पार्टिकुलर शब्द को स्पष्ट करना होगा, तो उसके साथ हमें कोष्टक का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दशानन का प्रयोग किया, यहाँ पर दशानन अगर हम सब बोलते हैं तो वहाँ एक इमेज बनती है एक रावण की, ठीक है, रावण की इमेज बन जाए, एक नाम याद आ जाता है रावण, तो हम उस चीज को कहाँ रखते हैं, कोष्टक में रख देते हैं। ठीक है, यदि किसी भी प्रख्यात कवि की कोई भी रचना ले लेते हैं तो उस रचना का नाम, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया, जैसे लिख लिया हमने मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी एक रचना है गोदान, तो हमने गोदान को या फिर कोष्टक में लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, या फिर किसी कवि का नाम लिख दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद। अगर हम राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद आता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतरण होता है, एक उद्धरण चिन्ह होता है। एक अवतरण चिन्ह होता है, एक उद्धरण चिन्ह होता है। इसका प्रयोग किसी खास शब्द या वाक्य पर जोर देने हेतु करते हैं। इसका प्रयोग किसी खास शब्द पर या किसी भी बात पर वाक्य पर जोर देने हेतु करते हैं। जैसे कि गोदान को मुंशी प्रेमचंद की अंतिम व महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है, तो हमने गोदान शब्द ले लिए, यहाँ पर हमने अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है कि गोदान को मुंशी प्रेमचंद की अंतिम व महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट है कि विश्व का महाकाव्य महाभारत, तो विश्व का महाकाव्य क्या है, महाभारत। उद्धरण चिन्ह हमने बताया, उद्धरण चिन्ह एक अवतरण चिन्ह है, तो उद्धरण चिन्ह इसका प्रयोग वाक्य शब्दों में ज्यों का त्यों लिया जाता है, उद्धरण चिन्ह कहलाता है। जैसे कि मन का हो तो अच्छा है और मन का ना हो तो और भी अच्छा है। इस वाक्य को, जैसे कि ये वाक्य लिखा है, इस वाक्य को हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। तो कहा गया था कि मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो अच्छा है, तो इस वाक्य को इसमें कहा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आएगा, तो ठीक है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और याद करना है, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखें, नेक्स्ट हम बताते हैं उपविराम क्या होते हैं, या अपूर्ण विराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो उसे उपविराम कहते हैं, तो उसमें उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विज्ञान के बाद मैंने उपविराम का प्रयोग किया है। तो वरदान या अभिशाप, विज्ञान क्या है, वरदान है या अभिशाप है, तो इसे अलग करने हेतु मैंने इसका प्रयोग किया। जैसे उदाहरण कोई दिया, तो उदाहरण क्या है, इसमें राम घर जाता है, तो एक उदाहरण है, मतलब उदाहरण से एक अलग कर दिया है, जहां पर मैंने उपविराम का प्रयोग कर लिया। इसके बाद आता है विवरण चिन्ह का प्रयोग
हमें विवरण चिन्ह देखना है कि विवरण चिन्ह क्या होता है, इसका प्रयोग हम कब और कब कैसे कहाँ करते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है, या जानकारी देने के लिए किया जाता है, तो उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, तो यहाँ पर हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। तो निम्नलिखित नियमों का पालन करें, इसके बाद इनके नियम लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी नियम दिए जाते हैं तो उनके नियम होंगे, ठीक है। कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। नेक्स्ट है कि भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, मतलब आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे आम आते हैं, ठीक है, और वो तो उनका विवरण इनका दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 जितने भी विवरण होंगे, जितनी किस्मों के आम होंगे, तो उनके बारे में नीचे दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक मतलब एक शब्द अगर बार बार आता है तो वहाँ पुनरुक्ति सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग पहले लिखे किसी वाक्य या शब्द को दोहराने के लिए करते हैं, जैसे कि राम ने श्याम को 100 रुपए दिए, राम ने श्याम को 100 रुपए दिए। अब क्या है, मोहन ने सोहन को, मतलब वही बात हो रही, मोहन ने सोहन को भी 100 रुपए दिए। तो वहां पर हम जरूर नहीं है कैसे लिखें, तो टाइम की बचत करनी है कुछ भी, तो मोहन ने सोहन को भी 100 रुपए दिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है को, तो हमने यहाँ पर क्या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। तो अब पवन ने अरुण को 50 रुपए दिए, 100 रुपए नहीं दिए, तो वो बात अलग हो गई, ठीक है। तो पवन ने अरुण को 50 रुपए दिए, मतलब 100 की बात होती है तो पुनरुक्ति सूचक लगा देते, यहाँ 50 रुपए दिए इसलिए इसको अलग कर दिया, ठीक है। ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट आती है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होते हैं किसी भी बड़े शब्द को अगर हम संक्षिप्त में लिखना होगा तो वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह एक सिंपल सा है, यहाँ पर हम ओ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, तो लाघव चिन्ह हो गया। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। जैसे आमतौर पर आपने देखा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो ये लोग ज़्यादातर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या है, मतलब जब किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखा जाए, मतलब किसी वाक्य या शब्द में कि कोई अंश अनुच्छेद में कोई अंश छोड़कर लिखा जाए, वहां पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं टिकट ले आऊंगा पर, यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग कर लिया। पर मैं साथ नहीं चलूंगा, मैं टिकट ले आऊंगा पर मैं साथ नहीं चलूंगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पर मैं लड़ूंगा नहीं, तो यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट है कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह, मतलब हम किसी को उच्चारित मतलब अधिक समय लेकर बुलाएं, मतलब किसी को पुकारते हैं, ठीक है, किसी से संवाद करते हैं, ठीक है। तो जैसे कथाओं में या फिर मंदिरों में या फिर कहीं पर भी हम बोल भी सकते हैं। जब किसी शब्द या वाक्य में उच्चारित में अधिक समय लगा लेते हैं, किसी शब्द को बोलने के लिए हम अधिक समय लगाते हैं, तो वहाँ पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, दीर्घ उच्चार चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दीर्घ उच्चारित चिन्ह का प्रयोग ये है, ज़्यादातर दोहे में इस चिन्ह का प्रयोग ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो दीर्घ मात्रा वाले शब्दों में कर लेते हैं, जैसे का, की, कु, के, ओ, आओ, ठीक है। झाम शब्दों का थोड़ा अधिक समय बोलने के लिए अधिक समय लें, मतलब किसी शब्द को उच्चारित करने के लिए हम अधिक समय लेते हैं, तो वहां पर हम दीर्घ उच्चारित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हंस पद। हंस पद किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द छूट जाता है, तो वहां पर हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। हंस पद एक कैप, छोटा सा कैप की तरह होता है, जैसे कि राम कल जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया दिल्ली जाएगा, मतलब दिल्ली जाएगा ना, तो राम कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ हम कैप लगा के इसके जस्ट ऊपर, मतलब जिस शब्द का प्रयोग जिस जगह करना है वहां पर कैप लगाएंगे, ठीक है, हंस पद लगाएंगे। और जैसे ऐसे ही हंस पद को ही हम त्रुटि सूचक भी शब्द कहते हैं, त्रुटि सूचक चिन्ह भी कहते हैं, हंस पद को ही त्रुटि सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसलिए राम कल जाएगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो हमें दिल्ली कहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था, तो हमने यहाँ पर इसका प्रयोग कर लिया। अगर यहाँ पर हम कोई शब्द बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, तो मैं पढ़ते पढ़ते कल सो गया, हमने यहाँ पर लिख दिया। और शब्दों को बढ़ा भी सकते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते कल सो गया था, ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब जितना हो गया है आपको मैंने चिन्हों के बारे में बताया था कि 20 चिन्ह होंगे, ठीक है, 15 हो गए हैं। अब देखो आगे चिन्हों, अब बात करते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह की। तुल्यता सूचक चिन्ह मतलब बराबर, इंग्लिश में, ठीक है। तो इक्वल, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल और हिंदी बोलते हैं बराबर। जैसे बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी शब्द या गणित के अंकों के मध्य की तुलना करते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे अशिक्षित, अशिक्षित या अनपढ़ एक ही बात है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, दोनों शब्द एक इक्वल हैं तो बराबर हैं। तो अशिक्षित या अनपढ़, 4 और 4 बराबर 8, 4 और 4 बराबर 8 होते हैं। जैसे कि बालक या लड़का, दोनों बराबर ही है, बात एक ही है दोनों की, तो बालक या लड़का। तो इस चिन्ह का प्रयोग हमने सीखा है, तुल्यता सूचक शब्द चिन्ह होता है, ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है, जिसे बोलते हैं बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह की। समाप्ति सूचक चिन्ह मतलब किसी अध्याय या पाठ या कहानी, कविता, ठीक है, कहानी हो या कविता, कोई लंबा लेख हो या अध्याय हो, जब उस लेख या अध्याय की जब समाप्ति होती है तो उसके अंत में एक चिन्ह लगा होता है इस प्रकार से, ठीक है। नहीं तो आप अपनी किताबों में देख लेना, अंत में जब अध्याय समाप्त होता है तो ये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हर अध्याय में लिखा होता है, हर किताब में, हर पुस्तक में मिल जाएगा ये चिन्ह। तो इसे बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि दर्शाता है कि अध्याय समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है टीका सूचक। टीका सूचक ये शब्द है, ठीक है। ये इन चीजों, ये शब्द है ज्यादातर बहुत मिनिमम मिलते हैं, इसलिए इस टीका सूचक शब्द का प्रयोग मिनिमम ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है पाद बिंदु। पाद बिंदु है टीका सूचक है। इन चिन्हों का प्रयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इनको भी समझना जरूरी है। इसलिए श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने चिन्हों को 20 बताया है, ठीक है, तो इन्हें समझना जरूरी है। उसके बाद आता है पाद बिंदु, पाद चिन्ह, ठीक है। पाद चिन्ह एक छोटा सा हल्का सा डैश होता है, ठीक है, डैश होता है, बड़ा होता है और ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं पाद चिन्ह होते हैं। इस शब्द का प्रयोग युग्मित शब्दों के लिए करते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे, दाएं बाएं, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, और माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, इन ऐसे शब्दों के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पाद चिन्ह बोलते हैं। इनके बीच में छोटा सा चिन्ह लगा होगा, जैसे कि ये यू में जोड़े बनाते हैं, ठीक है, तो इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है, मेरी वीडियो ये समाप्त हो चुकी है, मतलब एक अध्याय एक कंप्लीट हो चुका है, वर्णमाला का एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये पहुंच सके और उन्हें भी थोड़ा लाभ मिल सके और ये सब कुछ सीखें। तो हम आपसे यही गुजारिश है, यही आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। अब मिलते हैं आगे वीडियो में। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक आपके लिए क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा हिंदी से रिलेटेड, जो वर्णमाला के होंगे, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं इस पर डालूंगा, ठीक है। और आपको बताना भी पड़ेगा उसमें कौन से चिन्ह आपने क्या सीखा है, किस चिन्ह के बारे में, या फिर वर्णमाला से रिलेटेड आपने अभी तक क्या सीखा है, उसके चिन्ह उनके सारे क्वेश्चंस आपको हल करने पड़ेंगे और देखना, ठीक है। धन्यवाद।